गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट करें, आप लोग को ब्रेक लेना है? कंटिन्यू। चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर नोट कीजिएगा। अच्छा ये बताइएगा, एक दुबराज चावल करके जीआई टैग मिला है, कौन से राज्य को है? छत्तीसगढ़ में दुबराज चावल को जीआई टैग मिला है। इसके अलावा एक मैत्री पाइपलाइन शुरू किया गया है पेट्रोलियम या एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि कौन से देश के साथ में है? मैत्री पाइपलाइन बांग्लादेश के साथ में। भारत में चीते इंट्रोड्यूस किए गए थे, चीते लेकर के आए गए थे। टोटल कितने चीते आ गए भारत में? टोटल कितने चीते आए हैं? ठीक है, कहां कहां से कितने आए थे? दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते आए थे और नामीबिया से 8 चीते आए हुए थे। ठीक है, भार ओएस करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया मोबाइल के लिए, कौन से आईआईटी के साथ बनाया गया था? आईआईटी मद्रास के साथ। गंगा विलास क्रूज जहाज, एक ट्रांसपोर्ट टूरिज्म के लिए एक जहाज डेवलप किया गया था, कौन से राज्य में है? गंगा में था। गंगा नदी के ऊपर कौन से राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। हालांकि इसका जो ओवरऑल जर्नी रहेगा वो यूपी से लेके बिहार, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल होते हुए पूरा असम तक जाएगा। सरकार ने कितना परसेंट इथेनॉल मिलाने का टारगेट रखा है 2025 तक? 20%। भारत के वर्तमान सीबीआई डायरेक्टर कौन है? सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। एक प्राइज मिला था हमारे प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, ऑर्डर ऑफ द नील या नाइल नदी के बारे में है, कौन से देश का है? मिस्र से। हिंद सिटी कहां पर है? हिंद सिटी दुबई में। नाटो में टोटल कितने देश शामिल हो गए हैं? लेटेस्ट कौन सा है? फिनलैंड। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023। और चंद्रमा पर लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को। चंद्रयान के बारे में ही लिखे थे लास्ट, कुछ और लिखे हैं इसके बाद में? चंद्रयान था लास्ट। फूमियो किशिदा किस देश से संबंधित हैं? फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और प्रचंड नेपाल में। जॉर्जिया मेलोनी इटली से हैं। चलिए नेक्स्ट नोट कीजिएगा।
भारत में एक नया सुपर कंप्यूटर इंट्रोड्यूस किया गया है इसरो के लिए। ठीक है, क्या नाम है इसका? हाँ, अभी जो लेटेस्ट उसके बाद में जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो है परम विक्रम। इसके बारे में नोट कीजिएगा, इसरो के लिए है परम विक्रम सुपर कंप्यूटर। इसमें नोट कीजिएगा, इसरो से संबंधित फिजिकल रिसर्च लैब अहमदाबाद में स्थापित किया गया। ठीक है, बस इतना सा याद रखिएगा कि कौन से राज्य में या कौन से शहर में इसको स्थापित किया गया है। तो इसको विशेष रूप से इसरो के लिए और कहां पर स्थापित किया गया है? अहमदाबाद में। नेक्स्ट, नोट कीजिएगा। हाँ, इसरो है, डीआरडीओ है, ऐसे बहुत सारे साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके हेडक्वार्टर कहीं पे और हैं, और उनके मतलब हर एक बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे उनके लोकल ऑफिस भी हैं। वहाँ मतलब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे उनका ऑफिस हो वहीं से सारा काम होता हो, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। बहुत सारी चीज़ें मतलब आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये जो आपका सुपर कंप्यूटर है, इसको अहमदाबाद वाले ऑफिस में स्थापित किया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट करंट अफेयर लिखिएगा। यहां पर एक शब्द है एंड्रोथ। एंड्रोथ, इस शब्द से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स हैं, नोट कीजिएगा। एंड्रोथ भारतीय नौसेना का पनडुब्बी रोधी मतलब इसको पनडुब्बी से भी टारगेट नहीं कर सकते हैं। पनडुब्बी रोधी जहाज INS एंड्रोथ कोलकाता में हुगली नदी से लॉन्च किया गया। INS एंड्रोथ कोलकाता में हुगली नदी से लॉन्च किया गया। INS का फुल फॉर्म बताइएगा। इंडियन नेवल शिप। इंडियन नेवल शिप। INS एंड्रोथ किस राज्य में, मतलब हाँ कौन से शहर में? कोलकाता में। कौन सी नदी पे? हुगली नदी से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लक्षद्वीप में, हाँ इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। लक्षद्वीप में स्थित एंड्रोथ द्वीप के नाम पर इसका नाम रखा गया है। लक्षद्वीप में स्थित एंड्रोथ द्वीप के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ठीक है, तो एंड्रोथ क्या चीज है? वैसे ये एक द्वीप है, लेकिन इसी नाम से भारत में एक नेवल शिप भी है जिसका नाम रखा गया एंड्रोथ,
और ये इसका बनाने का पर्पज़ ये था कि भारतीय कोस्टल एरिया जो है उसकी सुरक्षा के लिए। और इसकी खासियत क्या है, ये पनडुब्बी रोधी है, मतलब पनडुब्बी से इसको टारगेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पनडुब्बी क्या होती है तो पता है ना, सबमरीन। हाँ, इसके लिए बहुत बढ़िया मूवी आई थी, हाँ गाजी अटैक, बहुत बढ़िया मूवी थी, उसमें उसको देख सकते हैं। गाजी अटैक पनडुब्बी पे ही कैसे नेवी के ऑफिसर्स कैसे वहाँ सरवाइव करते हैं और किस तरीके से वहाँ पे सिचुएशंस एस्केलेट हो सकती हैं, इसको दिखाया गया है वहाँ पे, गाजी अटैक। हाँ वो, हाँ सबमरीन है वो, उसको आप पनडुब्बी नहीं कह सकते। पनडुब्बी मतलब उसका स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत होता है, क्योंकि उसको डिफेंस पर्पस से बनाया जाता है। वो सिर्फ एक घूमने फिरने के पर्पस से बनाया गया था, उसमें इतना उसके स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ पे उतना ध्यान नहीं गया, या फिर कह सकते हैं कि कुछ कमी रह गई होगी जिसकी वजह से उसको कितना मतलब प्रेशर फेस करना पड़ सकता है, इसका बहुत ध्यान नहीं रखा गया वहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट करंट अफेयर लिखिएगा। ये जो करंट अफेयर्स के कीवर्ड होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब आपको सीधा पूछ लेगा ये एंड्रोथ नाम का एक शब्द हाल ही में चर्चा में था, ये क्या चीज है। वैसे ही परम विक्रम जो है वो चर्चा में था, क्या चीज है। धवन 2 चर्चा में था, ये क्या चीज है। इस तरीके से आप करंट अफेयर में सबसे पहले जिस चीज के बारे में पढ़ रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा, धवन 2। अब इसके बारे में लिखिएगा, धवन 2 क्या चीज है। धवन 2 के बारे में लिखिएगा, प्राइवेट अंतरिक्ष स्टार्टअप, प्राइवेट अंतरिक्ष स्टार्टअप, प्राइवेट अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस, ये प्राइवेट स्टार्टअप का नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा एक 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन, स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा एक 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन, क्रायोजेनिक इंजन। हाँ, क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण। थ्री प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में, इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक, इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर सतीश धवन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है, प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है, स्काई रूट एरोस्पेस। इन्होंने जो धवन 2 क्या चीज है, 3D प्रिंटेड क्या है, क्रायोजेनिक इंजन। ये जो इंडियन है, भारतीय कंपनी है, ये एक भारतीय कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। इसके मालिक का अता पता नहीं है, ये एक जॉइंट वेंचर है, बहुत सारे इंजीनियर्स का एक मिलाजुला टीम है, प्राइवेट कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये क्रायोजेनिक इंजन, हालांकि ये 3D प्रिंटेड है। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है ये बताइएगा, ऐसा कोई शब्द सुने हैं, क्रायो
क्या सुने हैं इसके बारे में? क्रायो जैसा कुछ होता है। क्रायो का मतलब होता है, एक शब्द होता है ज्योग्राफी में, क्रायोस्फीयर। ऐसा क्षेत्र जहां पे जो वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। क्रायो का मतलब ठंडे से होता है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसी चीज को कहा जाता है क्रायो। क्रायोस्फीयर मतलब वर्ष भर बर्फ से ढका हुआ स्थान। क्रायोजेनिक इंजन का मतलब है ऐसा इंजन जिसमें फ्यूल जो है उसको बहुत लो टेम्परेचर पर करके उसको लिक्विड फॉर्म में रखा जाता है, ठीक है। इसमें जो फ्यूल होता है बहुत लो टेम्परेचर पर स्टोर करके रखा जाता है, इसको कहा जाता है क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। इसमें 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट है। धवन 2 क्या चीज है? एक क्रायोजेनिक इंजन है और डेवलप किसके द्वारा किया गया है? स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका 3D प्रिंटेड करने का मकसद सिर्फ इतना है कि उस टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना है कि 3D प्रिंटिंग से आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं। 3D प्रिंटेड सबसे पहले तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। मतलब एक चीज के लिए आपको बहुत ऐसा सेटअप चाहिए जिसमें कि उस टाइप का रॉ मटेरियल यूज हो सके। जैसे कि आपको कोई खिलौना बनाना है, मान ली कि सिर्फ ये स्ट्रक्चर बनाना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये किससे बना है? प्लास्टिक से बना है, ठीक है। उसमें जो रॉ मटेरियल यूज होना है वो कैसा रहेगा? फिर प्लास्टिक रहेगा। आपने शायद 3D प्रिंटिंग का कोई अगर वीडियो देखा होगा यूट्यूब पे, उसमें इस तरीके का पूरा एक स्ट्रक्चर रहेगा और इसी में एक कह सकते हैं कि हाँ एक ढांचा जैसा रहेगा और उसमें जो है वो इसका जो रॉ मटेरियल के लिए एक, अब मान लीजिए प्लास्टिक का यूज करके कोई चीज बनाना है आपको, तो प्लास्टिक की लंबी लंबी तारें यूज होती हैं, ठीक है, इसमें, और उस तार को यहाँ पे घुसा दिया जाएगा जो सॉलिड फॉर्म में रहेगा तार, ठीक। अब ये तार जो है वो धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा और मेल्ट होकर के एक जेली जैसा बन करके और यहाँ पे इस तरीके से लेयर बाय लेयर जो है जमा करते जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है काफी टाइम के बाद में बन करके रेडी हो जाता है। अब यहाँ पे अगर कोई क्रायोजेनिक इंजन बनाया जा रहा है, इसका मतलब है कि वहां पे हैवी मेटल का यूज किया गया होगा और उस हैवी मेटल को स्टोर करना और उससे प्रिंटिंग करना ये और टफ चैलेंज है, ठीक है। प्लास्टिक को एक वायर के रूप में रखना, उसको मेल्ट करके चीजें बनाना तो कंपैरेटिवली आसान है, पर यहां पर मेटल को यूज करने की जो टेक्नोलॉजी है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ये चीज बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, प्रोजेक्ट 75। प्रोजेक्ट 75 नेक्स्ट करंट अफेयर है, प्रोजेक्ट 75। इसमें लिखिएगा, भारतीय नौसेना द्वारा मेक इन इंडिया के तहत, भारतीय नौसेना द्वारा मेक इन इंडिया, भारत में निर्मित मेक इन इंडिया के तहत 6 पनडुब्बी के निर्माण का प्रोजेक्ट, 6 पनडुब्बी के निर्माण का प्रोजेक्ट। हालांकि ये पिछले 4-5 साल से चल रहा है प्रोजेक्ट और इसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि इसमें जो 5वें नंबर की पनडुब्बी है उसको अब फाइनली अप्रूवल मिल गया है और वो काम करना शुरू कर चुका है, ठीक है। इसमें कौन कौन से 6 पनडुब्बी हैं इसको याद रखिएगा, नोट कीजिएगा। इसमें सबसे पहली पनडुब्बी है INS कलवरी, ठीक है। सभी के साथ में इस तरीके से INS लिखते चलना, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वगीर और सबसे लास्ट में है वागशीर, INS वागशीर। INS कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वगीर, वागशीर। INS कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वगीर, वागशीर।
ये 6 पनडुब्बी का प्रोजेक्ट चल रहा है, 4-5 साल से चल रहा है, और इसमें ये 4 पहले ही अप्रूव हो चुके हैं, काम करना शुरू कर चुके हैं। अभी जो है लेटेस्ट 5वां पनडुब्बी को रिलीज किया गया है, और कोशिश है कि अगले साल तक वागशीर भी यहाँ पे आपका काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, क्या चीज? पनडुब्बी है, ये सारे के सारे पनडुब्बी हैं। ये नाम किसी न किसी स्टेट में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जिसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। जैसे ये वागशीर जो है वो मछली का नाम है, वेला ये शायद किसी स्वतंत्रता सेनानी का नाम था, और इसी तरीके से सभी, खांडेरी शायद एक फोर्ट का नाम है। ठीक है, कलवरी शायद, इसमें वगीर जो है वो एक तलवार का नाम था। उसी तरीके से हर एक चीज़ का कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक, यह है भारत के आज़ादी के 75 वर्ष को दर्शाने के लिए 2025 तक का टारगेट रखा गया था। ठीक है, 2025 तक आपके कितने वर्ष शायद संविधान लागू होने के, 2023 तक 75 साल कंप्लीट हो गए हैं। 2023 तक इसको कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया था, पर अभी तक सिर्फ 5 यहाँ पर शामिल हो पाए हैं। 6वां अगले साल तक शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आपके इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से आपके पनडुब्बी हैं? INS कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वगीर, वागशीर। अभी हाल ही में कौन सा लॉन्च किया गया है? वगीर। हाँ, मतलब ये वागशीर बना नहीं, बन रहा है। हाँ, सारे प्रोजेक्ट में सारे के सारे एक साथ बनाने शुरू किए गए थे, पर एक एक करके सबका ट्रायल, और मतलब ट्रायल में लंबा समय लगता है। उसमें मान लीजिए इन सभी में कोई टेक्नोलॉजी की कमी रह गई होगी, उनको इनमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर लिखिएगा। इसमें लिखिएगा नेक्स्ट, कमला देवी। अब ये नाम से क्या लग रहा है? कमला देवी क्या चीज हो सकता है? कौन हो सकता है? कौन हो सकती है? कोई टीचर होगी, नाम से टीचर जैसा फील आ रहा है। लिखिएगा, नेक्स्ट करंट अफेयर है इसको, कमला देवी, और इसके बाद में इसके बारे में लिखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड जहाज, इंडियन कोस्ट गार्ड जहाज कमला देवी को, जहाज का नाम है कमला देवी, इंडियन कोस्ट गार्ड जहाज कमला देवी को जनवरी 2023 में कोलकाता में कमीशन किया गया। जनवरी 2023 में कोलकाता में कमीशन किया गया। कोलकाता में इसको रिलीज किया गया, काम करना शुरू करेगा वहीं पे। कोलकाता में कमीशन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी में, यह एक फास्ट पेट्रोल वेसल है। फास्ट पेट्रोल वेसल, फास्ट पेट्रोल वेसल है। इसका मतलब है कि ये बाकी जहाज़ों की तुलना में काफ़ी तेज़ी से, मतलब इसकी स्पीड जो टॉप स्पीड है वो बाकियों की तुलना में ज़्यादा है। फास्ट स्पीड वेसल, सॉरी फास्ट पेट्रोल वेसल। पेट्रोल यहाँ पे वो फ्यूल वाला पेट्रोल नहीं है ना, पेट्रोलिंग करते हैं, पेट्रोलिंग गश्त वाला पेट्रोल है ये। पेट्रोल एक तो फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं हम। पेट्रोल का मतलब क्या होता है? एक फ्यूल है जो हम गाड़ियों में डलवाते हैं, पेट्रोल। और दूसरा एक शब्द होता है गश्ती के लिए। गश्ती जो करते हैं पुलिस वाले हो गए या फिर सेना के जवान जो गश्ती करते हैं सुरक्षा के लिए, उसको भी कहा जाता है पेट्रोलिंग। नहीं समझ में आया? गश्ती की जाती है, गश्त जो लगाते हैं ना सेना के जवान, सुरक्षा के लिए गश्त लगाया जाता है, आसपास घूमते हैं रात भर, ठीक है, उसको कहा जाता है पेट्रोलिंग करना।
ठीक है, हाईवे पे जो नेशनल हाईवे के पुलिस होते हैं वो गश्ती लगाते हैं, उसको कहा जाता है पेट्रोलिंग करना। ये गश्ती जहाज है, मतलब कोस्टल एरिया में आसपास घूमने का काम करेगा। इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसीलिए इसको कहा गया है फास्ट पेट्रोल वेसल। ठीक है, नाम क्या है इसका? कमला देवी। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है आप जानते हैं कि कमला देवी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं सबको जानता हूँगा? नेक्स्ट लिखिएगा, वशोराद मिसाइल। वशोराद मिसाइल, यहीं पे ब्रैकेट में इसके स्पेलिंग भी लिखिएगा, इसके स्पेलिंग से आपको फुल फॉर्म मिलेगा। वशोराद मिसाइल ब्रैकेट में लिखिएगा VSHO RADS। वशोराद मिसाइल, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। यूट्यूब पे या जवानों को कभी लड़ाई करने वाला कोई वीडियो देखे होंगे, उसमें आप ये देखें कि वो कंधे पर एक बड़ा सा लॉन्चर कैरी करके हो जाते हैं, ये वैसी टाइप की चीज़ है। इसके बारे में लिखिएगा, यह एक मैन पोर्टेबल, मैन आदमी वाला, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। यह एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे DRDO द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। जिसे DRDO द्वारा डिज़ाइन और विकसित किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में दो चीज़ें ध्यान रखिएगा कि ये क्या चीज़ है और किसने इसको बनाया है। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। आप उसको वही जो कंधे पे रख के जो लॉन्च किया जाता है मिसाइल, वैसी टाइप की एक चीज़ समझ सकते हैं। और किसने इसको लॉन्च किया है? DRDO ने। ठीक है, हाँ, DRDO का फुल फॉर्म बता दो। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का फुल फॉर्म नहीं पता है तो लिख लीजिएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये शायद 1956 के आसपास इसको डेवलप किया गया था। नोट मत करना, इसको एक बार क्रॉस चेक करके लिख लीजिएगा। DRDO को शायद 1955 या 56 वाले फाइनेंशियल ईयर में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था भारत में। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, इंडिया का ही है। इसके बारे में कभी नहीं सुने थे? न्यूज़ में सुने थे? भारत का ही है। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट करंट अफेयर है समुद्रयान मिशन।
चंद्रयान जैसा समुद्रयान, समुद्रयान मिशन। लिखिएगा, इस मिशन के द्वारा तीन लोगों को समुद्र के 6000 मीटर नीचे, समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजने की योजना है। समुद्र तल के 6000 मीटर नीचे भेजने की योजना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसके लिए मत्स्य 6000 मत्स्य 6000 नामक वाहन को विकसित किया जा रहा है। इसके लिए मत्स्य 6000 नामक वाहन को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें दो चीजें हैं, कौन कौन सी? एक तो है समुद्रयान मिशन, क्या चीज है, किसके बारे में है? तो समुद्र की गहराई में जाकर के रिसर्च करने की योजना है, और इसके लिए कौन सा वाहन प्रयुक्त किया जा रहा है? मत्स्य 6000 नाम से। तो कभी पूछे कि मत्स्य 6000 क्या चीज है? एक ऐसा वाहन है जो कि हाँ समुद्र में गोता लगाने के लिए विकसित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। कुछ मिसलिनियस करंट अफेयर्स हैं, इसको बस सीक्वेंस में नोट करके या एक हेडिंग डाल दीजिएगा विविध करके। एक हेडिंग डाल दीजिएगा इस तरीके से, विविध, और इसमें बस पॉइंट वाइज नोट करते चलना। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, ट्विटर का नया लोगो क्या है? पहले ब्लू कलर की चिड़िया होती थी, अब उसका लोगो चेंज कर दिया गया है। क्या है? एक्स। लिखिएगा, ट्विटर का नया लोगो नीली चिड़िया की जगह ब्लैक एंड वाइट कलर का एक्स, ब्लैक एंड वाइट एक्स होगा। ट्विटर का नया लोगो नीली चिड़िया की जगह ब्लैक एंड वाइट एक्स होगा। इसी में ही लिख सकते हैं, ट्विटर के नए मालिक या ट्विटर को खरीदने वाले व्यक्ति कौन है? एलन मस्क। जो चीज़ें आपको एकदम ऑब्वियसली याद हैं उसको स्किप कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप हर चीज़ नोट करेंगे। ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क। हाँ, करंट अफेयर अभी आप देखना ना, आप इतना पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि कहाँ से पूछा ये क्वेश्चन करके। नेक्स्ट लिखिएगा, कोविड-19 का नया वेरिएंट। कोविड-19 का नया वेरिएंट, ये 2023 वाले वेरिएंट की बात की जा रही है। कोविड-19 का नया वेरिएंट
EG.5.1 और ब्रैकेट में लिखिएगा एरिस। इस वेरिएंट को, ये तो टेक्निकल नाम है उनके विज्ञान की भाषा में, और सामान्य रूप से इसको एरिस नाम दिया गया है। कोविड-19 का नया वेरिएंट EG.5.1 ब्रैकेट में एरिस, और इसी में डैश करके, हाँ इसी में डैश करके लिखिएगा यूके में सबसे ज़्यादा प्रभाव। ये वेरिएंट सबसे ज़्यादा यूके में फैल रहा था, यूके में सबसे ज़्यादा प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा चैट जीपीटी। ये वर्ड सुने हैं? क्या चीज़ है ये चैट जीपीटी? हाँ, एआई बेस्ड एक सिस्टम है जो पूरे नेट में आपके जगह पे सारा का सारा रिसर्च करने का काम वो खुद करता है और कुछ ही सेकंड्स में आपको रिजल्ट देने शुरू कर देता है। ठीक, चैट जीपीटी के बारे में लिखिएगा यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित, यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित चैटबॉट है। चैटबॉट, चैट करने वाला, चैट, असल में ये चैटिंग रोबोट है, इसी को ही एक साथ मिला करके चैटबॉट कहा जाता है। हाँ, इसकी निर्माता कंपनी, या इसी में ही सीधा लिख लीजिएगा ना, ओपन एआई द्वारा निर्मित, ओपन एआई द्वारा निर्मित। ये ओपन एआई भी शायद एलॉन मस्क का ही उसमें शेयर स्टार्टिंग में था, हाँ हट गया था वहाँ से, हाँ सैम अल्टमैन की अब कंपनी है। चैट जीपीटी क्या चीज़ है? एक चैटबॉट है एआई बेस्ड, इसकी निर्माता कंपनी कौन है? ओपन एआई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा जोरावर। हाँ, नेक्स्ट करंट अफेयर है जोरावर के बारे में। अब ये क्या है? वैसे तो कुछ लोग अपने पेट का भी नाम, पेट डॉग, अपना जो पेट डॉग होता है उसका भी नाम कोई लोग जोरावर रखते हैं। ठीक, इसको लिख लीजिएगा डीआरडीओ एवं, जोरावर में लिखिएगा डीआरडीओ एवं LNT, LNT पता है ना? हाँ, लार्सन एंड टुब्रो। डीआरडीओ एवं LNT द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित हल्का लड़ाकू टैंक। जोरावर क्या चीज़ है? एक टैंक है, जैसा कि इंडियन आर्मी के पास आप देखते ही हो। ये जो है वो हल्का होने का मतलब है इसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी, स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, किसके द्वारा निर्मित किया गया है? डीआरडीओ एंड LNT के द्वारा। डीआरडीओ प्लस LNT ने मिलकर इसको डेवलप किया है। हाँ, प्राइवेट कंपनी है, LNT प्राइवेट कंपनी है। ज़्यादातर ये आपके कंस्ट्रक्शन के लिए आपके टेंडर लेती है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेती है। ठीक, ये LNT ही वही कंपनी है शायद, अभी नहीं, मेरे को लग रहा था संसद भवन का निर्माण करने वाली, वो तो टाटा ने लिया था। ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो, LNT, लार्सन एंड टुब्रो। हाँ, वैसे LNT का काम होता है कंस्ट्रक्शन करना, कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये, मतलब बड़े बड़े टेंडर प्रोजेक्ट लेती है बिल्डिंग बनाने का या मॉल, शॉपिंग मॉल बनाने का।
पर यहाँ पर DRDO के साथ मिल करके इन्होंने एक टैंक बनाने के लिए प्रोजेक्ट किया है। वही टैंक कैसे होता है? टैंक नहीं देखे हैं? आर्मी का टैंक देखें कभी? हाँ, तोप मारने वाला टैंक देखे हैं? तो हाँ, बड़ा बड़ा हाँ, बड़ा बड़ा रहता है, वही वाला तोप। आपने कभी हाथ में भी तो नहीं पकड़ा? वो तोप अलग है। काश कि इसमें नेट की फैसिलिटी होती तो सामने देख पाते अपन। हाँ, देखिए देखे हैं? संदेश से आने वाला मूवी में ना सर, हाँ संदेश से हाँ हाँ, बस वही संदेशे आते हैं वाली मूवी में। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा एरावत। एरावत का मतलब क्या होता है? हाथी। लिखिएगा, यह एक AI आधारित, AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI आधारित सुपर कंप्यूटर है। यह एक AI आधारित सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों में इसका स्थान 75 है। भारत का ये एक सुपर कंप्यूटर है। वैश्विक लेवल पर वैश्विक स्थान कितना है इसका? 75वां। वर्ल्ड रैंकिंग में या टॉप 500 की रैंकिंग में इसका स्थान कितना है? 75। हाँ, फर्स्ट कौन सा है? शायद जापान का एक सुपर कंप्यूटर है इसका। हाँ हाँ, इंडिया का फर्स्ट है वैश्विक लिस्ट में, ये 75 नंबर पर है। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट एक शब्द है निसार। गानों में बड़ा यूज होता है ये शब्द निसार, NISAR। ठीक, ये क्या चीज है निसार? इसके बारे में लिखिएगा। कुछ बोल रहे थे? हाँ, सैटेलाइट से संबंधित है। लिखिएगा इसमें इसरो और, हाँ, इसरो और नासा के द्वारा, इसरो और नासा के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित या संयुक्त प्रयास से निर्मित एक रडार है। इसरो और नासा के द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित, संयुक्त प्रयास से निर्मित एक रडार है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। निसार का फुल फॉर्म लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में। निसार का फुल फॉर्म है नासा, N से नासा, I से इसरो, S से है सिंथेटिक अपर्चर रडार। सिंथेटिक अपर्चर रडार।
नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। रडार नहीं देखे हैं? डिस्कवरी या कोई ऐसा साई फाई वाला कोई मूवी, वेब सीरीज ऐसा कुछ देखे होंगे जिसमें कि, अच्छा, रडार का काम क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट जो कि हवा में तैर रहा होगा, हवा में होगा, उसको ट्रेस करने का काम। ठीक है, ज़मीन पे ऐसे बड़े बड़े एंटीना लगे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ज़मीन पर काफ़ी सारे एंटीना लगे होते हैं और मान लीजिए यहाँ पर कोई फ्लाइट मूव कर रही है। ठीक, यहाँ पे ये क्या करता है, रडार क्या करता है, खूब सारी इस तरीके से वेव्स भेजता है और वहाँ से जो वेव्स टकरा करके आती हैं उसके हिसाब से ये बताता है कि ये किस दिशा में मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, उस तरीके से उसको ट्रेस करने का काम करता है। यही जो रडार है वो आपके लगभग जितने मूवमेंट वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, चाहे हेलीकॉप्टर हो गया या फिर एरोप्लेन हो गया या फिर आपके जो टैंक हो गए, वो सभी और आपके मिसाइल्स हो गए, सभी में ये चीज़ लगी होती है, रडार। ठीक, अब इससे बचने के लिए कई ऐसे चीज़ हैं, कई ऐसे एयरक्राफ्ट है जिसको की कहा जाता है स्टील्थ एयरक्राफ्ट, ताकि वो किसी देश की रडार से बच सकें, इसलिए एक टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, एक सिस्टम यूज़ किया जाता है, इसको कहा जाता है स्टील्थ टेक्नोलॉजी। हाँ, F-35 अभी हाल ही में उसका न्यूज़ सुने, मिल गया ना, उसको वापस कैसे लेके आएंगे? सर उसका मेन वो दिक्कत था कि जैसे रडार से पकड़ाता नहीं है। हाँ, अमेरिका ने एक जारी किया था, कोई देखा होगा तो बता रहे, उसमें बहुत सारे मीम्स भी बने थे। हाँ, बाकी मिल गया सर। तो उसको उतारेंगे कैसे? सर उतारेंगे कैसे मतलब? वो तो बिना शायद उसके चल रहा है ना, ऑटो पायलट मोड में चल रहा था। फिर क्रैश हो गया सर। अच्छा, क्रैश हो चुका है। ठीक, स्टील टेक्नोलॉजी का मतलब है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से ये रडार के रेंज से बाहर चली जाए या रडार के मतलब रडार उसको ट्रेस न कर पाए। रडार ऐसी चीज़ों को ट्रेस कर पाता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट का लेंथ या विड्थ ऐसा हो कि उससे टकराकर ये वेव्स जो है वापस आ जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसा डिजाइनिंग मैकेनिज्म यहाँ पर यूज़ करें कि ये जो फ्लाइट या जो भी चीज़ हवा में है वो क्या कर सकता है, इस रडार की जो वेव्स है उसको एब्जॉर्व कर लेता है या फिर ठीक से उसको वापस ट्रांसमिट नहीं करता है। इसकी वजह से नीचे जो जितने एंटीना लगे हुए हैं उसको पता ही नहीं चलता कि हवा में कौन सा ऑब्जेक्ट तैर रहा है। इसको कहा जाता है स्टील टेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जो अपने एयरक्राफ्ट को बचाना चाहते हैं दुश्मन के रडार से, वो इस टेक्नोलॉजी के द्वारा अपने एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहे हैं स्टील टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, तो निसार क्या चीज़ है? ये एक रडार सिस्टम है, बस इतना याद रखेंगे। किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो नासा और इसरो के सहयोग से, संयुक्त प्रयास से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा या नेक्स्ट करंट अफेयर लिखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं इस साल भारत में या विश्व में मनाया गया है। सबसे पहला है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। हाँ, जनवरी बोल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों अलग अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस
6 अप्रैल। विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, इंटरनेशनल वेटलैंड डे, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। हाँ, कीचड़ का दिवस है ये, कीचड़ फैलाने का दिवस है। वेटलैंड का मतलब है कि ऐसे एरिया जो कि जिनको कि वेटलैंड के तौर पर डेजिग्नेट किया है विश्व में। वेटलैंड का मतलब है ऐसा क्षेत्र जो कि दलदली क्षेत्र है या फिर झील वाला एरिया है जो कि वाटर, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने का काम करता है। ठीक है, ऐसे एरिया बहुत सारे हैं जिनको कि हॉटस्पॉट के तौर पर या फिर वेटलैंड के तौर पर डेजिग्नेट किया गया है विश्व में। ये क्या करते हैं, भूमिगत जो जल है उसके संचय को बरकरार रखते हैं और ग्राउंड लेवल वाटर को हमेशा बनाए रखने का काम करते हैं। इनको प्रिजर्व करने का काम, इनको प्रिजर्व करने के लिए वेटलैंड डे बनाया जा रहा है। ठीक है, हाँ, वेटलैंड में आता है। आपके भारत में बहुत सारे वेटलैंड्स बताए गए हैं। आपका लगभग 18-20 के आसपास शायद वेटलैंड है, ये ज़्यादा हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि जहाँ दलदल होता है वहाँ वाटर रिचार्ज नहीं हो पाता है? ठीक है, हो सकता है आप जो बोल रहे हो ठीक हो, पर वेटलैंड डे इसी को ध्यान में रख करके मनाया जाता है। भाई जहाँ पे ज़मीन में अगर पानी है तो नीचे रिचार्ज रिसेगा कैसे नहीं पानी? नहीं रिसता है। अच्छा, ऐसा होता तो फिर लोग जो हैं हाँ, बाकी सब सॉइल में, हर टाइप के सॉइल में रिसता है पानी। ऐसा होता तो फिर लोग जो है वो तालाब के आसपास की प्रॉपर्टी नहीं खोजते ताकि उनको ठीक से ग्राउंड लेवल मिल पाए, ग्राउंड लेवल वाटर मिल पाए। जब कोई घर बनाता है तो ऐसा देखता है कि आसपास अगर कोई वाटर बॉडी है, तालाब है, झील है, वो उसके आसपास प्रॉपर्टी लेना, मतलब उसके 1-8 किलोमीटर के रेडियस में भी लेना पसंद करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा वाटर की कभी दिक्कत नहीं होगी, ग्राउंड वाटर की दिक्कत नहीं होगी, उनके पंप में हमेशा पानी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन, नेक्स्ट करंट अफेयर लिखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलन। लिखिएगा सबसे पहला इसमें G20 शिखर सम्मेलन। सबसे पहला है G20 के बारे में, G20 शिखर सम्मेलन। लिखिएगा सितंबर 2023, सितंबर 2023 दिल्ली। बस शॉर्ट में लिखते चलिएगा, आपको समझ में आ रहा है ना क्या क्या चीज़ बात हो रही है। कब से कब तक आयोजित हुआ था? सितंबर 2023 में, शायद 9-10 सितंबर के आसपास इसको आयोजित किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में।
ठीक है, सितंबर 2023, नई दिल्ली। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका थीम या एक आदर्श वाक्य जो लिखा जाता है, इसको नोट कीजिएगा। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसका थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, कॉमा कर करके लिखते जाइएगा। वन अर्थ, कॉमा, वन फैमिली, कॉमा, वन फ्यूचर। और इसी को हिंदी में जो लोगो बना था उसमें ये भी लिखा था, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, लिख लेंगे, हिंदी में इसको लिख लीजिएगा, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, भारत में यह आयोजन पहली बार हुआ है। भारत में यह आयोजन पहली बार हुआ है। ठीक है, उसके बाद में लिखिएगा, नेक्स्ट करंट अफेयर है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। अच्छा, ये कौन सा एडिशन था जो G20 का एडिशन था? अभी कौन से नंबर का G20 मीटिंग था विश्व में अगर देखें तो? 18वां, 18th एडिशन। G20 का 18वां नंबर का बैठक था ये। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। हाँ G21 हो गया ना? हाँ। यूनियन है क्या सर? यूरोपियन यूनियन यूरोप के ही बहुत सारे देशों का एक ग्रुप है। यूरोपियन यूनियन में असल में EU या यूरोपियन यूनियन में सबसे पहले तो आपका ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो एक जैसी करेंसी को यूज़ करते हैं। मतलब अगर ब्रिटेन की करेंसी क्या है? पाउंड। ठीक है, ब्रिटेन में पाउंड यूज़ होता है और ये जो पाउंड है इसको जितने यूरोप के जितने देश इस पाउंड को यूज़ करते हैं उन सभी का एक ग्रुप है, इसको कहा जाता है यूरोपियन यूनियन। इसको फॉर्म क्यों किया गया था? ये देखा गया कि आसपास इनके बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं और इन सभी छोटी कंट्रीज़ को एक मार्केट, एक बाजार के तौर पर सभी यूज़ करना चाहते हैं। एक पड़ोसी देश दूसरे का मार्केट यूज़ करना चाहता है, लेकिन कई बार इनको करेंसी एक्सचेंज में दिक्कत होती थी। बहुत छोटा एरिया है, मतलब यहाँ पर बहुत रेस्ट्रिक्शन नहीं है एक देश से दूसरे देश में मूव करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, पाउंड को अपना एक वैलिड करेंसी माना। यूरोपियन यूनियन के किसी भी देश में आप जा करके पाउंड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये जो पूरा एक मार्केट है, एक सिंगल मार्केट के तौर पर जो पूरा एक ग्रुप है ये उभरा है, इसको कहा जाता है यूरोपियन यूनियन। इसका मेन पर्पज ये था कि सभी के लिए इस पूरे एरिया का जो मार्केट है वो ओपन हो सके, इसी को कहा जाता है यूरोपियन यूनियन। ठीक, ऐसा ही बहुत सारे कंट्रीज़ का एक ग्रुप, मतलब एक अभी हाल ही में इंडिया को एक जगह शामिल होने का ऑफर किया गया था। ये आपका एशियान करके है, साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज़ हैं वो चाहते हैं कि इंडिया अपनी मार्केट उनके लिए ओपन करे और इंडिया वहाँ जा करके अपने सामान बेच सके, लेकिन इंडिया भी इसमें शामिल होने से मना कर चुका था। ठीक, हाँ, मना इसलिए किया था क्योंकि इंडिया के पास वैसी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। मतलब इंडिया अपनी चीज़ें अगर वहाँ बेचने की कोशिश करेगा तो बहुत महंगा बिकेगा, वहाँ पे लोग वहाँ खरीदेंगे नहीं। जबकि वहाँ पे जो प्रोडक्शन वाली चीज़ें हैं, जैसे कि फिलीपींस हो गया, थाईलैंड हो गया, यहाँ से जो चीज़ें बन करके आती हैं वो टेक्नोलॉजी वाइज बहुत अच्छी होती हैं और भारत में आसानी से बिक जाती हैं। मतलब हम इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे, खरीदेंगे ज़्यादा, बेचेंगे कम, इससे हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसीलिए भारत जो है वो इन डील से पीछे हट जाता है। ठीक है, जब तक इंडिया के पास पर्सनल लेवल पर ऐसी कैपेसिटी नहीं है डेवलप करने की, तो तब तक भारत जो है ऐसी मार्केट को ओपन करना नहीं चाहता भारत के लिए। ठीक है, दूसरे देशों को। नहीं, अगर कोई नया कंट्री इसमें ऐड होता है, जैसे कि यूरोपियन यूनियन में बहुत सारे देश हैं, इसको इस तरीके से कह सकते हैं 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में ही 8-10 देश हैं,
तो इसको अगर देखा जाए तो कंट्री वाइज अगर काउंट करेंगे तो ये G20 ना होकर के G27, 28 इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन यूरोपियन यूनियन को एक सिंगल यूनिट काउंट करके ये क्या कहा जाता था अभी तक, G20 कहा जाता था। अब इसमें कोई अगर एक कंट्री यूज होता है तो इसको G21 कह देंगे। हाँ, अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीका के आसपास के जो कंट्रीज हैं, मतलब अफ्रीका में जो कंट्रीज इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं वो एक सिंगल यूनिट के तौर पर जब इसमें शामिल होंगे इसको G21 कह दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लिखिएगा अगस्त 2023 में, अगस्त 2023 डरबन, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के शहर डरबन में आयोजित किया गया। अगस्त 2023 डैश करके उसी में डरबन, दक्षिण अफ्रीका। और ब्रिक्स का ये कौन सा एडिशन था, ब्रिक्स मीटिंग का 15वां। ठीक है, इसमें रोटेशन बेस पर हर एक साल में मतलब इसके सीक्वेंस के हिसाब से उस जगह पर मीटिंग हो रही होती है। जैसे कि अभी जो हाल ही में मीटिंग हुई है वो साउथ अफ्रीका में हुआ है, नेक्स्ट मीटिंग जो है वो फिर से ब्राज़ील में होगा, उसके बाद रशिया में, फिर इंडिया में, फिर चाइना में, फिर साउथ अफ्रीका में। ठीक है, तो ये रोटेशन बेस पर मीटिंग एक साल होते रहती है। ठीक, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मीटिंग अगस्त 2023 डरबन, दक्षिण अफ्रीका में, और 15वें नंबर का एडिशन था। नेक्स्ट लिखिएगा नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो शिखर सम्मेलन कब हुआ है, तो जुलाई 2023। नाटो शिखर सम्मेलन, नाटो के जितने कंट्रीज हैं 31 जो मेंबर्स हैं उन सभी की मीटिंग है। नाटो शिखर सम्मेलन जुलाई 2023 कहाँ हुआ है, लिथुआनिया, लिथुआनिया। लिथुआनिया। लिथुआनिया कंट्री है यूरोप की। हाँ, अच्छा, ये सहकारी के लिए शायद सहकारी एग्जाम के लिए भी पूछा जा सकता है, सहकारी बैंक वाले में, इसको नोट कीजिएगा। भारतीय सहकारी सम्मेलन, भारतीय सहकारी सम्मेलन जुलाई 2023, भारतीय सहकारी सम्मेलन जुलाई 2023, और स्थान था प्रगति मैदान दिल्ली, प्रगति मैदान नई दिल्ली। भारतीय सहकारी सम्मेलन जुलाई 2023, प्रगति मैदान नई दिल्ली। ठीक है, सहकारिता से जुड़े जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं या लोग हैं, उनका मीटिंग था। नेक्स्ट लिखिएगा G7 सम्मेलन, G7 सम्मेलन 2023, G7 सम्मेलन 2023 मई में हुआ था, ये मई 2023। स्थान है हिरोशिमा, जापान। कुछ क्वेश्चंस आपके, क्योंकि जगह का नाम इंपॉर्टेंट है इस वजह से ये करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हिरोशिमा, जापान, और इसका इंपॉर्टेंस पता है आपको ना, हिरोशिमा और नागासाकी दोनों पर हाँ न्यूक्लियर बम गिराया जा चुका है, हिरोशिमा और नागासाकी पर। नहीं, G7 अलग ग्रुप है, अलग ग्रुप है। भारत G7 का हिस्सा नहीं है, G20 में है।
इकोनॉमिक्स से संबंधित मतलब जीडीपी कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड था G20। असल में विश्व के जितने डेवलप कंट्रीज हैं G7 उन्हीं का ग्रुप है, लेकिन उस डेवलपमेंट एक्टिविटी के दौरान ये देखा गया कि अच्छा G7 के कुछ मेंबर्स हो सकते G20 में हो, ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे मेंबर G20 में शामिल होंगे। G7 को बुलाने का मकसद ये था कि जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये उनका एक ग्रुप था, और G20 जो है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप था जो कि अपना मार्केट ओपन करना चाहते थे, विश्व में व्यापार को बढ़ावा देना चाहते थे। नाटो ऐसा कंट्री है जो कि सिक्योरिटी के नाम से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर लिखिएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023, फरवरी 2023 और स्थान था फिजी। फिजी, नाडी, फिजी के शहर नाडी में हुआ था। विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी 2023 फिजी के शहर नाडी में हुआ था। ये साउथ एशियन कंट्री है फिजी, साउथ ईस्ट एशिया के एक कंट्री है। नेक्स्ट है एयर इंडिया 2023 या एरो इंडिया 2023। एरो इंडिया 2023, एरो इंडिया 2023 ये क्या चीज़ है? तो ये एक एयर शो है जहाँ पे बहुत सारी टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। कोई देश जो अपने नए एयरक्राफ्ट बनाए हैं, डिफेंस से संबंधित कुछ चीज़ें डेवलप की हैं, तो उनको यहाँ पर शोकेस किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में सिर्फ इसका स्थान इंपॉर्टेंट है। एरो इंडिया 2023 फरवरी में हुआ था और इसका स्थान लिख लीजिएगा बेंगलुरु, बेंगलुरु। नेक्स्ट पॉइंट इसी में लिख लीजिएगा, यह एक द्विवार्षिक, मतलब 2 साल में होने वाला, यह एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय, यह एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और नागरिक एयर शो है। सैन्य और नागरिक एयर शो है। नेक्स्ट करंट अफेयर है क्वाड शिखर सम्मेलन। क्वाड, QUAD, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 मई में आयोजित किया गया था। वहीं पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं मई 2023, और स्थान था सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में आयोजित किया गया था। ठीक है, क्वाड के सदस्य देश कौन कौन से हैं? 4 देश हैं। जापान, हाँ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, लिख लीजिएगा इसके सदस्य देश। इसमें 4 सदस्य देश हैं। सबसे पहले है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान। हाँ, क्वाड का फुल फॉर्म नहीं है। क्वाड ये 4 लोगों का समूह है, इसीलिए इसको क्वाड कहा गया है। क्वाड का मतलब होता है 4। इसका मकसद है चाइना को कंट्रोल करने के लिए, चाइना की जो डोमिनेंस है आपके हिंद महासागर या अरब सागर के आसपास, इसको कंट्रोल करने के लिए इसको डेवलप किया गया है।
नेक्स्ट लिखिएगा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी 2023। जनवरी 2023 और स्थान था मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में है ये। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल। प्रवासी भारतीय दिवस तो पता है आप लोगों को कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे ये 8 से लेकर 10 जनवरी तक मनाया जा रहा है। मतलब एक दिन का फेस्ट ना होकर के 2-3 दिन इसको मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ पे मनाया गया था इस साल वाला? लिख लीजिए, प्रवासी भारतीय दिवस 2023। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 ये भारत में 17वां एडिशन है जब इसको इस तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 17th एडिशन, 17वां संस्करण था। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 ब्रैकेट में 17th एडिशन। कब से कब तक मनाया गया था? तो हालांकि प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, पर इसको सेलिब्रेट किया गया था आपका 8 से लेकर के 10 जनवरी तक। आठ से 10 जनवरी 2023 सेलिब्रेट इसलिए किया जाता है कि विदेशों में रहने वाले जो भारतीय टैलेंटेड लोग हैं उनको भारत में बुलाकर उचित सम्मान दिया जा सके, ताकि उनकी वजह से देश में एक तो टेक्नोलॉजी आ सकता है, दूसरा है पैसे रेमिटेंस खूब भेजते हैं अपने परिवार वालों को, जो पैसे भेजते हैं उसकी वजह से देश में फॉरेन रिजर्व का भंडार बना रहता है, ठीक है। इसका स्थान नोट कीजिएगा, इंदौर मध्य प्रदेश। इस साल का जो प्रवासी भारतीय दिवस है इंदौर में सेलिब्रेट किया गया, इंदौर मध्य प्रदेश। और क्यों मनाया जाता है ये तो पता ही है आपको। महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट करंट अफेयर लिखिएगा। हाँ 9 जनवरी 1915 को। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, पुरस्कार या सम्मान। पुरस्कार या सम्मान। सबसे पहला पुरस्कार लिखिएगा, गांधी शांति पुरस्कार 2021। इसकी घोषणा 2023 में हुई है, हालांकि ये 2021 वाला पुरस्कार है। गांधी शांति पुरस्कार 2021, गांधी शांति पुरस्कार 2021, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा जून 2023 में घोषित, जून 2023 में घोषित। ठीक है, किसको दिया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर।
गीता प्रेस गोरखपुर। हाँ इसके पहले में मतलब 2021 से मतलब देना स्टार्ट हुआ है और नहीं, 2021 से पहले भी दिया जाता था। 2021 के बाद में मतलब कोविड की वजह से कुछ साल तक गैप था, और 2021 वाला जो प्राइस है वो अभी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, गीता प्रेस गोरखपुर। ये हाँ, ये गीता प्रेस का नाम है, जो बुक्स प्रिंटिंग करती है ना, उस टाइप का प्रेस है। ये गीता प्रिंट करने का काम करती है। ठीक है, गीता के कई सारे एडिशन, कम पेज वाले, ज़्यादा पेज वाले, इस टाइप के गीता प्रिंट करने का काम करते हैं ये लोग। भागवत गीता या जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनको प्रिंटिंग करने का काम करती है गीता प्रेस गोरखपुर। नेक्स्ट, अच्छा, संस्था का नाम है। हाँ संस्था का नाम है ये। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022। ठीक है, इसकी घोषणा 2023 में हुई थी। और किसको दिया गया है? दामोदर मौजो। दामोदर मौजो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर मौजो को दिया गया है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, कोंकणी भाषा के साहित्यकार। कोंकणी भाषा पढ़े थे हम लोग संविधान में, 8वें शेड्यूल में है कि नहीं है? ये है, कोंकणी भाषा के साहित्यकार। नेक्स्ट लिखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। हाँ, बुक लिखते हैं उसी में र लिखे, र ऐड कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव। जॉर्जी गोस्पोडिनोव। जॉर्जी गोस्पोडिनोव, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बुल्गारिया। बुल्गारिया की राइटर हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, या तो व्यक्ति का नाम पूछेगा या तो उनकी किताब का नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो इनकी किताब थी टाइम शेल्टर। इनकी किताब है टाइम शेल्टर। जॉर्जी गोस्पोडिनोव टाइम शेल्टर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जॉर्जी गोस्पोडिनोव टाइम शेल्टर। कुछ छूट गया क्या? बुल्गारिया यूरोप का एक कंट्री है। नेक्स्ट, आईफा अवार्ड 2023। IIFA इस तरीके से लिखते हैं ना। आईफा अवार्ड 2023। इसमें लिखिएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी हो सकती है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म 2023 के लिए इंडिया के लिए है आईफा अवार्ड। हाँ, रोबोट पुराना मूवी है। लिखिएगा दृश्यम 2 सर्वश्रेष्ठ मूवी। अच्छा, अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग मूवीज़ को बेस्ट मूवी का खिताब मिला है।
ठीक है, इसमें है दृश्यम 2। दृश्यम 2 सर्वश्रेष्ठ निदेशक डायरेक्टर के लिए प्राइज मिला है आर माधवन को। हाँ, रॉकेटरी के लिए सर्वश्रेष्ठ निदेशक आर माधवन। हाँ, डायरेक्टर भी थे, एक्टिंग भी किए थे उसमें। सर्वश्रेष्ठ निदेशक आर माधवन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन विक्रम वेधा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन विक्रम वेधा के लिए, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विक्रम वेधा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री गंगूबाई। कौन है? आलिया भट्ट। ठीक है, आलिया भट्ट गंगूबाई के लिए। ठीक, ओके, थैंक यू।